सीटेट में जो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 में जो पेपर आया था, उसमें से जो 4 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का इन्वायरमेंटल पार्ट है, उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसके हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, उसमें से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स बता देना चाहती हूँ। इसमें से टोटल ये 30 नंबर का पेपर होता है, मतलब जो एनवायरमेंटल स्टडी का पार्ट है सीटेट फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट पेपर का। इसमें जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें 30 नंबर का ये पेपर आता है, और जो है 30 नंबर में 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर की पेडागॉजी जो आती है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सींगों के लिए, दूसरा है त्वचा के लिए, थर्ड है इसका दांतों के लिए, और फोर्थ है खुशबू के लिए। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है त्वचा के लिए। मतलब जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल होता है, उसका जो शिकार किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? उसकी त्वचा के लिए, उसकी स्किन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से पाया जाता है। जो बोरा है वो चावल की एक प्रजाति है, मतलब एक किस्म है। ये कौन से राज्य में पाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है उड़ीसा में, चौथा है तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है असम में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है? असम में। असम में एक बोरा नाम की जो चावल की एक किस्म पाई जाती है, ठीक, जो चिपचिपे चावल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। तो वो कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। इसमें पहला ऑप्शन है गुलाब जल और आसुत जल, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। इसका थर्ड ऑप्शन है नींबू का रस और दूध। और इसका फोर्थ ऑप्शन है गुलाब जल और सिरका। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो गुलाब जल का जो सर्दियों में एक नुस्खा अपनाया जाता है, शायद ये हर घर में यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो पहला जो है एलिमेंट्स होता है वो तो गुलाब जल होता है, दूसरा ग्लिसरीन होता है, और तीसरा नींबू भी होता है। कुछ लोगों को शायद ये क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो हम इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए, एलिमिनेट करते हैं। देखिए, गुलाब जल तो सही है, लेकिन आसुत जल किसी भी उसमें नहीं मिलाया जाता है। स्किन पे जो चीज़ें लगाई जाती हैं उस पे आसुत जल का यूज़ नहीं करते, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब इसमें नींबू का रस तो है, लेकिन इसमें दूध, किसी भी प्रोडक्ट में हम दूध का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन ख़त्म। अच्छा, देखिए, गुलाब जल तो इसमें सही है फोर्थ वाले में, लेकिन इसमें सिरके का यूज़ हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब हम लोगों का एक ही ऑप्शन बचा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, यानी 2, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। इन तीन जो हम लोगों के वहाँ बहुत से घरों में ये चीज़ इस्तेमाल की जाती होगी, तो उसमें जो हम लोग स्किन पे लगाते हैं, एक प्रोडक्ट टाइप में होता है, पानी के जैसा होता है, घोल होता है, उसमें मिला ही होता है पहला गुलाब जल जो बाज़ार में मिल जाता है, दूसरा ग्लिसरीन, ठीक, और तीसरा नींबू। ये तीनों चीज़ें मिला दी जाती हैं तो वो चीज़ तैयार हो जाती है जो हम लोगों की स्किन पर। इससे हम लोगों की स्किन क्या होती है? मुलायम रहती है, और जो है अच्छी रहती है सर्दियों में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी। मतलब एक कोई पेड़ है, उस पेड़ पर जो डाल होती हैं, ठीक है, डाल से जो लटकने वाला एक घोंसला बनाया जाता है, ऐसा टाइप में बनता है। आप लोगों ने शायद देखा भी हो। वो ये जो घोंसला है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है।
इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सूर्य पक्षी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कौवा, ऑप्शन नंबर 3 है बारबेट, ऑप्शन नंबर 4 है रॉबिन पक्षी। तो जो लटकने वाला घोंसला है वो कौन बनाता है? इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब सूर्य पक्षी। इस पक्षी का दूसरा नाम है बया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग पेपर में अगर बया आ जाए या सूर्य पक्षी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है ट्रेन टिकट पर PNR यानी PNR, ठीक है, ये एक नंबर होता है। जब हम लोग कोई भी ट्रेन की टिकट करते हैं तो ये जो नंबर होता है वो क्या शो करता है? इसमें पहला ऑप्शन है यात्री संख्या रिकॉर्ड, सेकंड ऑप्शन है यात्री का नाम रिकॉर्ड, थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, फोर्थ है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है यात्री संख्या रिकॉर्ड। मतलब जो टिकट ट्रेन पर जो PNR जो नंबर जो होता है वो क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, इसका फुल फॉर्म ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? मतलब जो मलयालम स्टेट है, उसमें जो मम्मी की जो बड़ी सिस्टर होती है, मतलब जो मौसी होती है, उसमें मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वलियम्मा, दूसरा ऑप्शन है अमुम्मा, या तीसरा ऑप्शन है थम्मा, या फोर्थ ऑप्शन है दीदू। तो मलयालम में जो मम्मी की बड़ी बहन मतलब हमारी जो मौसी होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? वलियम्मा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ये रियल और ऑथेंटिक हैं, मतलब आंसर शीट से मैच किए हुए ही हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी जगह है जो केरल में है? ठीक, केरल एक स्टेट है, उसमें भी जो केरल के जो, जैसे मान लीजिए हम यूपी में रहते हैं या आप कहीं भी रहते हैं, तो आपके स्टेट में जो ज़िले पड़ते हैं, ठीक, डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उन्हीं में से केरल में एक, इन 4 ऑप्शन में से केरल का कोई एक ऐसा है ज़िला है जो केरल में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑप्शन है वलसाड, दूसरा ऑप्शन है कोझिकोड, तीसरा है उडुपी, ठीक, उडुपी, या फोर्थ है मालाखेड़ा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, केरल में क्या है? कोझिकोड। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो ये क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट वाला, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खिजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है, ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका नाम वहाँ पे उगने वाले पौधों, पेड़ों और जानवरों की, मतलब जहाँ वहाँ के लोग जो है पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, उसके नाम पर उस राज्य का नाम पड़ा। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो खेजड़ी का पेड़ होता है जिससे हम लोग बबूल कहते हैं, ठीक, बबूल कहते हैं, सबसे ज़्यादा इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए सबसे ज़्यादा इसके पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन यही है बेसिकली देखा जाए तो, इससे सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है इसका उत्तरांचल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, फोर्थ है महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान। मतलब खेड़ी के पेड़ जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, जो हाथी होती है उसके झुंड का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन ए दे रखा है, सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है इसका सबसे बड़ा नर हाथी, फोर्थ है सबसे छोटा नर हाथी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन है सबसे उम्र दराज मादा हाथी। मतलब जो फीमेल हाथी होती है वो जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज मतलब एजेड होती है, वो क्या होती है? हाथियों के झुंड की मुखिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मिट्टी के बर्तन, एक मिनट, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है बेक करके, दूसरा है गलाने से, तीसरा है भूनने से, चौथा है जलाने से। तो इसमें से जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे दिवाली अब आ रही है तो दिवाली में दिए बनाए बनाए जाते हैं, देलियाँ या घड़े बनाए जाते हैं नवरात्रि में। तो वो जो बनाए जाते हैं उनको जो पकाने का प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है, इसका सही ऑप्शन है बेक करके। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन इसका राइट है। मिट्टी के बर्तन बेक किए जाते हैं, बेक किए जाते हैं, ठीक, बेक करके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा पौधा जब हमारे दांत दर्द करते हैं या दांतों में पेन होता है तो उसे हम लोग क्या उपचार मतलब मेडिसिन के रूप में या दवाई के रूप में लेते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है? जड़ी बूटी की बात कर रहा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सौंफ, सेकंड है लौंग, थर्ड है मेथी, फोर्थ है अफीम के बीज। तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग डायरेक्ट जो है एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सौंफ सब्जी में डाली जाती है या फिर जो भी स्पाइसेस होते हैं उनमें डाली जाती है, तो सौंफ तो नहीं हो सकता है, एलिमिनेट हो गया। मेथी भी सब्जी में या कोई भी और प्रोडक्ट बनाए जाते तो उसमें यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अफ़ीम तो वैसे भी नहीं यूज़ होगा, ठीक, अफ़ीम के बीज ये दवाई बनाने में यूज़ होते हैं। लेकिन जो हमारे घरों में एक लौंग पाई जाती है। कभी भी हमारे दांत दर्द करते हैं तो हम लोग लौंग का यूज़, अगर लौंग को चबा लें या दांतों में अपने लौंग को दबा लें तो हमारे दांतों का दर्द क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? लौंग। ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नए क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। मतलब जो गेहूं होता है उससे जो आटा बनाया जाता है, आटे से, गेहूं के आटे से जो चपाती रोटी बनाई जाती है उसको बनाने का सही क्रम क्या है? इसका पहला ऑप्शन है आटे को गूँथ कर, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग में पकाकर। ठीक है, तो कहीं भी आप जब जब आटे को आप लोग रोटी बनाने का प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, पहले हम लोग आटे को गूँथते हैं, ठीक, आटे को क्या कर किया जाता है, पहले आटे को गूँथा जाता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। फिर आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक, फिर लोइयों को बेल कर और आग में पकाकर। इसका सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, आटे को गूँथ कर, पहले हम लोग लोइयाँ बनाएंगे, गलत। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसका, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर, पहले मतलब गूँथेंगे नहीं, आटों की लोइयाँ बना लेंगे, तो ये भी गलत। आटे को गूँथ कर लोई बना लीजिए, लोई को बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। मतलब पहले आटे को गूँथेंगे, ये तो सही है, फिर बेल लेंगे उसे, फिर उसकी लोइयाँ बनाएंगे, तो ये भी गलत। इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलिमिनेट करके भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम लोग आटे को गूँथेंगे, फिर आटे की लोइयाँ बनाएंगे, फिर लोइयों को बेलेंगे, फिर आग में पका लेंगे, तो हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। जो नृत्य किया जाता है उसमें जो मुद्रा और भावनाएं क्या दर्शाती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं? इसका ए ऑप्शन है नृत्य प्रदर्शन, दूसरा है भावनाएं, तीसरा है आत्मविश्वास, चौथा है हाथों और चेहरों की गति। तो इसका जो सही आंसर है वो है भावनाएं। ठीक है, भावनाएं हम जो है नृत्य में क्या की जाती हैं,
मुद्रा और भावनाएं जो बनाई जाती हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं, भावनाएं ही प्रदर्शित करती हैं। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सांकेतिक भाषा के माध्यम से, दूसरा है मातृभाषा के माध्यम से, तीसरा स्थानीय भाषा के माध्यम से है, फोर्थ है ब्रेल भाषा के माध्यम में। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को आंसर खुद ही मिल जाएगा। जो बच्चे बोल व सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, तो वो किसको प्रदर्शित करेंगे? तो वो अपनी जो सांकेतिक भाषा होती है, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपने बातों को या अपनी जो उन्हें चाहिए होता या उन्हें कुछ सीखना होता है तो इन्हीं के माध्यम से सीखते हैं। किससे? सांकेतिक भाषा के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नदी, पहाड़ मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? इनमें से आप लोगों को देखना है क्वेश्चन और देखना है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन सा है। देखिए, पहला है नदी, दूसरा है पहाड़, तीसरा है झील, चौथा है तालाब, फिर झरना। ठीक, इनमें से सबसे देखिए नदी क्या होती है? झील, नदी सेम। ठीक, और तालाबों में क्या होता है? या तो पानी। ठीक, सेम हो गई ये भी। और उसके बाद तालाबों में और झील में और नदी में क्या होता है? झरना, मतलब इसमें भी पानी, सब तीनों पानी है ना। तो इसमें जो सबसे अलग हमारा ऑप्शन है तो क्या हो गया सबसे अलग? यानी पहाड़। ठीक, खुद ही एलिमिनेट कर लें। नदी, झील, झरना सब में पानी, पानी से रिलेटेड है। और पर्वत हमारे क्या हो गए? माउंटेन हो गए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन है वो पर्वत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? मतलब जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है इसमें से कौन सा बाल केंद्रित, ठीक, बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? तो इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए। सही है एकदम। ठीक, अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, अब हम लोग जूम कर लेते हैं इसे। इसका देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब इसको आप हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब रटने की प्रवृत्ति को। तो ये भी सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, मतलब जो सीखना होता है उसमें किताबों को शामिल नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें बाहर की भी चीज़ें सिखानी चाहिए। तो ये भी सही है। डी ऑप्शन कह रहा है स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, मतलब सीमाएं बांध देनी चाहिए। तो ये ऑप्शन निगेटिव है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ए, बी और सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन में ए, बी, सी कहाँ पर है? देखिए इसमें ऑप्शन में ए, बी, सी कहाँ पर है? ये थर्ड वाला जो ऑप्शन हम लोगों का है ए, बी, सी, ये ऑप्शन एकदम सही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य से हो सकते हैं? मतलब इनमें से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? इसका पहला ऑप्शन है उद्देश्यों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, फर्स्ट वाला तो सही है। जब बच्चा खुद से सीखेगा तो उसका जो है उसकी थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक, बी ऑप्शन है नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। ये भी सही है। नए ज्ञान को पाने के लिए उसे क्या स्थान, समय और स्वतंत्रता दे करके विद्यार्थियों को आकर्षित किया जा सकता है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है,
सी ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं निर्धारित। और इसका डी ऑप्शन, निर्धारित पुस्तकों को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। एकमात्र सिर्फ बुक से इस बच्चा नहीं सीख सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसका ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो इनमें से देखिए ऑप्शन में ए बी सी कहाँ पर है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, ठीक, जिसे हम लोग ईवीएस कहते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ठीक है, सही लग रहा है कुछ, लेकिन हम लोग अपना दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है। इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। फोर्थ ऑप्शन है, यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो जो हमारा ईवीएस पोर्शन होता है, जो कक्षा 3 से 5 तक होता है, वो ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता है। तो वो किसके रूप में पढ़ाया जाता है, कक्षा 3 से 5 तक जो ईवीएस होता है वो हम लोग साइंस, सामाजिक विज्ञान और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक, इनके जो विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इन्हीं में हम लोग ऐसे चीज़ों को शामिल कर देते हैं जिससे वो ईवीएस की चीज़ें नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, मतलब गेन कर लेते हैं। ठीक, तो इसका जो ए ऑप्शन है, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। ठीक, कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को हम लोग क्या साइंस में, एसएसटी में इनके द्वारा हम लोग क्या ईवीएस पढ़ाते हैं। ठीक, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र वाद विवाद, सेकंड ऑप्शन है चित्र पठन, थर्ड है कथा, फोर्थ है विवरण। कम किया जाना चाहिए, किस चीज़ को कम किया जाना चाहिए। जो इसका राइट आंसर है वो है विवरण। ठीक, ईवीएस की जो क्लास होती है उसमें सबसे ज़्यादा ईवीएस की कक्षा में लिखित में से कम मतलब उन्हें हम स्वतंत्र वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं या चित्र पठन के लिए कह सकते हैं। इससे बच्चों का जो है विकास होता है अच्छे से। ठीक, ओपन माइंड होता है। और कहानियों के माध्यम से हम बता सकते हैं। विवरण मतलब हम लोग उसे लेक्चर नहीं दे सकते। ठीक, तो ये ऑप्शन हम लोगों का गलत है और उसमें पूछा ही गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती, मतलब जो प्राइमरी लेवल पर है वो जो ईवीएस सीखने के लिए जो रियल, ठीक, चुनौती है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है इसका परिभाषाएं और जानकारी, दूसरा है रटकर सीखना, तीसरा है अवधारणाओं का विवरण, फोर्थ है इसका विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोर्थ वाला, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के। मतलब जो स्टार्टिंग में जब बच्चा कोई ईवीएस सीखता है तो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसे खुद ही ज़्यादा समझ नहीं आता है कि ये ईवीएस है क्या, पेड़ पौधे जीव जंतुओं इनके बारे में क्या बताया गया है। तो रट तो सकता है बच्चा, लेकिन ये पढ़ाई का वो नहीं है, बच्चे को रटना नहीं है, रटाना नहीं है कुछ भी। परिभाषाएं और जानकारी, सिर्फ परिभाषाएं देकर हम उनकी जानकारी नहीं दे सकते हैं उनको। अवधारणाओं को मतलब कॉन्सेप्ट समझा देंगे तभी बच्चा नहीं समझेगा। ठीक, और विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर, मतलब स्टूडेंट से ज़्यादा उन्हें स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है, उन्हें ही खुद कम एक्सप्लेन करना है। ऐसी पढ़ाई हम लोग कराएं, ऐसा ज्ञान दें कि बच्चे खुद उसमें इन्वॉल्व हों, बच्चे खुद क्वेश्चन ढूंढें, उनके आंसर निकालें। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल हैं? ठीक, इसका पहला ऑप्शन है परिवार और दोस्त, दूसरा है जल, तीसरा है कार्य और खेल, चौथा है भोजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो है परिवार और दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार और दोस्त। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। इसका ऑप्शन ए है वर्णन द्वारा, बी है वास्तविक संवाद द्वारा, सी है प्रयोग की प्रक्रिया के द्वारा, डी है सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। ठीक, तो इसका अगर हमें आप क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है देख लीजिए, सिर्फ हम लोग स्टूडेंट को सही और गलत मतलब राइट और रॉन्ग बता करके ईवीएस की नॉलेज दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो डी तो हमारा गलत हो गया, जहाँ पर डी है उसे काट दीजिए, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है और फोर्थ वाले में डी नहीं। तो वैसे भी ये ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो गया। अब इसमें ये निगेटिव हो गया। देखिए वर्णन के द्वारा मतलब हम लोग वर्णन करेंगे बताएंगे तो उससे ईवीएस को हम पढ़ा सकते हैं। वास्तविक संवाद द्वारा अगर मान लीजिए हमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाना है तो हम उन्हें गार्डन में ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, उन्हें हम लोग रियल नॉलेज मतलब वास्तविक संवाद, ठीक, रियल में बातचीत के द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा बता सकते हैं। प्रयोग द्वारा मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग केवल सही और गलत बता दें कि कुत्ता भौंकता है, हाँ भौंकता है तो ये सही है, बिल्ली भौंकती है, नहीं नहीं भौंकती तो ये गलत। सिर्फ इतने से ही ईवीएस का ज्ञान हम नहीं दे सकते। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी सी यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। मतलब जो हमारी यात्रा थीम है ईवीएस में, उसके अगर हमें टॉपिक, ठीक, उस पर हमें डिबेट करना हो या बात करनी हो तो वो कैसे सार्थक हो सकता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखा करके, थर्ड है इसका यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, फोर्थ है इसका थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को दे करके। तो इसका जो हम लोगों का आंसर है वो है मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। मतलब यात्रा में अगर हम लोग कोई भी स्टूडेंट को थीम देते हैं, यात्रा जो थीम है उसमें हम लोग कौन सी इस चारों में प्रोसेस अपनाएं कि वो जो थीम है वो सार्थक हो जाए। तो मुद्दों जो भी टॉपिक हमने लिया है उसके आसपास क्या हम लोग बहस डिबेट कर दें, ठीक, तो उनसे सभी स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, जितने भी डाउट हैं, ठीक, वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोगों की जो पढ़ाने का जो एम है वो क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, ठीक, और स्टूडेंट को समझ में भी आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? मतलब जब हम लोग ईवीएस सीखते हैं उसमें सिर्फ बुक के अलावा हम लोग और कैसे जो है ईवीएस को सीख सकते हैं, ठीक, कौन सा अच्छा रिसोर्सेज है, गुड रिसोर्सेज है? पहला ऑप्शन है इसका क्षेत्र भ्रमण, दूसरा है रेडियो, तीसरा है विकिपीडिया, फोर्थ है विश्वकोश। देखिए ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, लेकिन जब हम लोग बच्चों को क्षेत्र भ्रमण फील्ड में ले जाएंगे, ठीक, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ेगी और वो अपने सीमित क्वेश्चन को ना जा करके बहुत सी चीज़ों को जानेगा। क्षेत्र भ्रमण इसका सही ऑप्शन है और इसका ऑप्शन भी जो है वो ए वाला सही है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। मतलब जो ईवीएस में जल थीम है, वाटर है, ठीक, उसमें से हम लोग किस चीज़ों को प्रभावित रूप से सीख सकते हैं, ढंग से बच्चों को सिखा सकते हैं? पहला है भूमिका निर्वाह द्वारा, सही है, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, ये भी सही है, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ये तीनों ऑथेंटिक हैं, रियल हैं, सही है। लेकिन प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा होमवर्क तो कभी भी सीटेट के लिए एकदम निगेटिव पॉइंट है। तो कहीं भी कोई गृह कार्य दे दिया जाए,
या फिर रटने को लिए कह दिया जाए तो ये सब निगेटिव देखते ही आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ डी है वो तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, केवल सी हो नहीं सकता, तो ए बी सी तीनों सही, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ और अवास्तविक घटनाएँ, क्योंकि इसका ए ऑप्शन है, वे सूचनाओं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं। वे विद्यार्थियों, सेकंड ऑप्शन है इसका, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। इसका सी ऑप्शन है, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिनसे हम परिचित हैं। इसका डी ऑप्शन है, वे शिक्षकों के लिए ईवीएस से शिक्षा शास्त्र को आसान बनाते हैं। शिक्षकों का तो इसमें कोई काम नहीं, तो जहाँ पर डी है वहाँ उसको काट दीजिए। ठीक, तो डी वाला तो वैसे भी ख़त्म हो गया। टीचर्स के बारे में बात ही नहीं करता है कोई भी। ईवीएस में कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़े, टीचर्स से के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इसका हम लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। जो ईवीएस है उसमें जो पाठ्य पुस्तकों में शामिल जो कहानियाँ, कथाएँ, उसका पहला मोटिव क्या होता है, वे सूचना और सीखने के लिए समृद्ध स्रोत है। सच में। बी है, वे विद्यार्थियों और शिक्षकों, समुदाय को प्रेरित करते हैं। ये भी सही है। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिनसे हम परिचित हैं। ठीक, जिनको हम जानते हैं उन्हें एक बार फिर से जानने का जो है एक माध्यम है। ये भी सही। तो इसमें से जहाँ पे ए बी सी हैं वो तीनों सही, तो एक ही ऑप्शन इसमें है ए बी सी, ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसका सीखने के लिए, दूसरा है सीखने पर, तीसरा है सीखने के रूप में, फोर्थ है अनौपचारिक सीखने पर। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है सीखने के लिए। ठीक, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, सीखने के लिए। ईवीएस को मजबूत और सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। ए ऑप्शन हमारा सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, किस चीज़ का उपयोग कर रहा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है रूबिक्स, दूसरा है चेकलिस्ट, तीसरा है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, दृष्टांत अभिलेख, फोर्थ है इसका अवलोकन पत्र। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है रूबिक्स। मतलब कोई टीचर है वो जब कुछ चीज़ें लिखता है, ठीक, और मतलब कुछ लिखने के रूप में यूज़ कर रहा है, कुछ बता करके यूज़ कर रहा है, तो वो क्या हर चीज़ें दिखा कर यूज़ कर रहा है। ठीक, तो वो किस चीज़ को, ये कौन सा मानदंड है, वो रूबिक्स है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएस में आत्म आकलन। ए ऑप्शन दे रखा है ईवीएस सीखने के लिए आकलन है, बी है सीखने के बारे में सीखना है, सी है उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, सी है सीखने का आकलन है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ए बी सी, यानी सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना और उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ईवीएस का सीखना आधारित है। जो हम लोग ईवीएस सीखते हैं वो किस पर बेस्ड है, ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे भी कट जाते हैं। ईवीएस हम लोग सीखते हैं सरल से जटिल, मतलब पहले हम लोग सरल चीज़ें सीखते हैं, ठीक, और उसके बाद हम लोग जटिल चीज़ें सीखते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है उसे आप लोग सीधे व्हेल मछली के बारे में बताएंगे तो वो कहाँ सीख पाएगा। पहले हम उसे फिश, एफ फॉर फिश, ठीक, या माँ से मछली सिखाते हैं, फिर मछली का चित्र दिखाते हैं कि मछली जो है कुछ, एक मिनट, कुछ इस टाइप की मछली होती है। सही से बन नहीं पाई है फ्रेंड्स।
उसे इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कि ये मछली है, ठीक। फिर उसे वो देखता है, फिर उसके बारे में मछली कहाँ रहती है उसके बारे में जानता है, फिर जो समुद्र में छोटी मछलियाँ भी होती हैं, बड़ी मछलियाँ भी होती हैं, उसके बारे में जानता है। फिर एक बार हम जब वो सब कुछ जान जाता है, तब उसे हम बताते हैं कि जो सबसे बड़ी मछली होती है वो व्हेल मछली होती है। तब वो बच्चा जानता है कि हाँ व्हेल मछली भी, और छोटे बच्चे को आप डायरेक्ट बताएंगे कि व्हेल मछली होती है, समुद्र में रहती है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, सरल से जटिल के सिद्धांत के आधार पर ही उसे हम समझाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। तो फ्रेंड्स ये थे ईवीएस के 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा बच्चों को शेयर भी कर दीजिएगा जितना हो सके, ठीक है। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे चैनल का नाम है आइडियल एकेडमी, तो मैं ऐसी सीरीज़ लाती रहूँगी। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था और आप लोगों को अब मैं सेकंड लेक्चर जो है जल्दी ही प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।